नमस्कार दोस्तों आज बजट का दिन था और आप सुन चुके हैं। मैं आंकड़ों की जो एक प्रकार से ज़्यादा लंबा चौड़ा हिसाब किताब, मेरा मकसद आपके सामने बजट पेश करना नहीं है, ना मैं बजट पर समीक्षात्मक टिप्पणी कोई अर्थशास्त्र की दृष्टि से देना चाहता हूं, लेकिन बजट के बारे में कुछ दिलचस्प बातें हैं वो आपसे बांट लेनी चाहिए। मित्रों, ये परंपरा बड़ी दिलचस्प होती है और इसमें सबसे पहले आप थोड़ा सा आपकी जानकारी में इजाफ़ा अगर बातें बांटने से हो सके तो अच्छी बात है कि सबसे पहले जो बजट की परंपरा हमारे देश में वो ईस्ट इंडिया कंपनी के वक्त में शुरू हुई थी और 1860 में 7 अप्रैल के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से ब्रिटिश क्राउन को जो बजट पेश किया गया था वो जेम्स विल्सन नाम के एक व्यक्ति ने पेश किया था और ये माना जाता था कि ये इस देश का या इस उपनिवेश का, जो ब्रिटेन का उपनिवेश था तब भारत एक, इस उपनिवेश का वो एक वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस का इंचार्ज और उस रूप में उसने बजट पेश किया था। और उसके बाद मित्रों जो स्वतंत्र भारत में जो बजट पेश पहला हुआ वो फरवरी का महीना नहीं था, क्योंकि 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था और बहुत सारी चीज़ों की अंतरिम रूप से मंजूरी ली जानी एक वैधानिक प्रावधान है। तो उसके अंतर्गत षणमुखम चेट्टी थे हमारे देश के पहले वित्त मंत्री और पहले वित्त मंत्री के रूप में, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947, जिस वर्ष हमारा देश आज़ाद हुआ था, ये 26 नवंबर 1947 को शाम को 5 बजे ये पहला बजट पेश किया गया था। और ये बजट, इसमें जो प्रावधान थे वो केवल 7 माह के थे। 7 माह क्योंकि ये बजट जो वित्तीय वर्ष है वो 31 मार्च का था, तो तब तक के लिए अंतरिम रूप से इसे अंतरिम बजट ना भी माने तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट मान लें तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, उस रूप में शामिल किया जा सकता है इसको। और उसके बाद आप थोड़ा सा और परंपराएं देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो देश में बजट प्रस्तुत किए गए वो मोरारजी देसाई द्वारा किए गए। देश के प्रधानमंत्री भी रहे और वित्त मंत्री भी रहे और 10 बार उन्होंने बजट प्रस्तुत किया, ये उनका अपना एक रिकॉर्ड है। 2 बार ऐसा भी हुआ जब लीप का साल था और लीप के वर्ष में 29 फरवरी ही मोरारजी देसाई का जन्मदिन होता था। तो 2 बार ऐसा भी हुआ, एक बार 1964 में और 1968 में, जबकि अपने जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने, बेशक उनके बजट अक्सर अलोकप्रिय होते थे, बहुत ज़्यादा पॉपुलिस्ट बजट नहीं होते थे, क्योंकि वो कड़े अनुशासन, वित्तीय अनुशासन के एक प्रकार से सिद्धांत रूप में समर्थक थे। वो जैसे अब स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड की योजनाएं और स्वर्ण गोल्ड नियंत्रण जो था, स्वर्ण नियंत्रण जो कानून बना बाद में, तो ये सारे के सारे उस वक्त कड़े नियमों के तहत पेश किए गए थे, इसलिए कि मोरारजी देसाई कड़े वित्तीय अनुशासन के पक्षधर होते थे। और 2-3 बार ऐसा भी हुआ कि जब जिन दिनों बजट प्रस्तुत होना होता था, वित्त मंत्री उससे कुछ सप्ताह पहले त्यागपत्र दे जाते थे किसी और कारण से। जैसे टी कृष्णमाचारी वित्त मंत्री थे और उन्होंने त्यागपत्र अपना दे दिया बजट से 1 महीना 1.5 महीना पहले, और तब वो जो बजट था वो स्वयं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तुत करना पड़ा था। और दूसरी बार ऐसा हुआ कि जब प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी को पेश करना पड़ा, क्योंकि वो बजट की तारीख आने से कुछ दिन पहले मोरारजी देसाई ने इस्तीफ़ा दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। तो ऐसी परिस्थितियां भी आईं। और एक दिलचस्प इसमें थोड़ा सा और मैं इजाफा कर दूं कि इसमें से 2 वित्त मंत्री ऐसे भी रहे जो बाद में राष्ट्रपति बन गए। तो ये भी एक, ये तो नहीं कहा जा सकता सीतारमण के लिए ये अभी से कामना करें कि वो भी अगली राष्ट्रपति बने, ये बात तो कामना नहीं की जा सकती, क्योंकि उनकी अभी तक ठीक ठाक वो सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। और लेकिन 2 बार ऐसा हुआ, प्रणब मुखर्जी साहब वित्त मंत्री भी रहे और उसके बाद देश के राष्ट्रपति भी बने,
और ये स्थिति वेंकटरमन साहब उनके साथ भी हुई। तो ये एक परंपरा तो नहीं है ऐसी कोई भी, लेकिन ये एक स्थिति ऐसी आई जो दिलचस्प थोड़ी सी बातें हो जाती हैं। ज़िंदगी में बहुत से मोड़ आते हैं प्रशासन तंत्र में भी, जिनका जिक्र कर लेना चाहिए। और बाकी पहले भी हम एक बार जिक्र कर चुके हैं कि हलवा तैयार करने की परंपरा भी रहती थी कि बजट को अंतिम रूप देने के बाद एक हलवा तैयार होता था। हलवे का मतलब ये था कि एक स्वीट डिश तैयार करना है, मीठी चीज़ कोई भी। और हलवा क्योंकि भारतीय रूप से एक स्वीकार्य मिष्टान माना जाता है, तो इसलिए इसको तैयार किया जाता था विशेष रूप से। और उसमें जो उसको हिलाने के काम में स्वयं देश का वित्त मंत्री भी हिस्सेदारी अपनी डालता था। और इस बार कतिपय कारणों से, कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए, संभवतः ये कोरोना का काम होगा, उसी के तहत बहुत सारी बातें, बहुत सारी परंपराएं हमारी वो ठप भी हुई हैं। और इस बार हलवा नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया, इसका जवाब सीतारमण स्वयं देंगी। ये इस आपत्ति का निराकरण ना आपके बस का है ना मेरे बस का है। लेकिन ये ज़रूर होता है कि इसमें गोपनीयता जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। लगभग 3 सप्ताह तक बजट की तैयारी से जुड़े हुए स्टाफ को वहीं पर ही वित्त मंत्रालय में ही रहना होता है। उनके लिए बिस्तरों की बंदोबस्त भी होता है, बाकायदा कक्ष होते हैं बीच में, विश्राम के कक्ष, जहां वो आराम करते हैं। और यहां तक कि उनको अपने फ़ोन भी प्रयोग में लाने की अनुमति नहीं होती। उनको अपने फ़ोन काउंटर पर जमा कराने होते हैं। और फ़ोन पे उनके घर से कोई संदेश आता है तो वो बाकायदा लैंडलाइन पर अधिकारी अपने सामने, जो भी रिसेप्शन का अधिकारी है, वो बात कराता है। लेकिन ये प्रयास होता है कि गोपनीय रहे, बजट की तैयारी या बजट के प्रावधानों या बजट के किसी बिंदु को लेकर कोई भी सूचना बाहर ना जा पाए। इसके बावजूद 1-2 बार आरोप लगे वित्त मंत्रियों पर, लेकिन आरोप प्रमाणित नहीं हो पाए। तो ये एक बहुत सारी दिलचस्प परंपराओं से गुजरती है ये प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया के परिणाम क्या निकलते हैं वो विश्लेषण आप करते रहिए। और हो सके तो शाम को फिर वित्त विशेषज्ञ हैं उनके भाषण सुन लीजिए। लेकिन आज भी लंबा भाषण था। सीतारमण का भाषण हमेशा लंबा रहा है। पिछला उनका जो कीर्तिमान है वो 2 घंटे और शायद 14 मिनट का था। 2 घंटे 40 मिनट का 2 घंटे 40 मिनट का पिछला रिकॉर्ड था। इस बार रिकॉर्ड तोड़ पाई कि नहीं तोड़ पाई, ये आप देख लीजिएगा। लेकिन ये निश्चित रूप से बहुत मुश्किल होता है एक दक्ष श्रोता के रूप में सुनना आज भी, क्योंकि अब संसद की कार्रवाई जो है वो साफ देखी जा सकती है। तो आज ही बहुत सारे सदस्य ऐसे थे जो झपकी बीच में लेने पर विवश हो गए थे। तो देख लीजिएगा मित्रों क्या है इस बजट में और स्वयं विश्लेषण कीजिएगा। ये आपका काम, ये मेरा नहीं है। धन्यवाद।